स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं हम राजस्थान की मौर्य सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। थोड़ी देर के लिए अपन मानते हैं कि ये अपना राजस्थान है, ये है अपना राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ एक जिला पड़ता है दोस्तों, झुंझुनू से जस्ट पीछे, इस आकार का। झुंझुनू से जस्ट पीछे अर्धचंद्राकार अपन उसको कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार। यहाँ एक जिला है सीकर। कौन सा जिला? सीकर जिला। सीकर जिले की बात करें तो इस सीकर जिले में हमारी जो सभ्यता पढ़ेंगे वो है कौन सी? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता, राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में। तो देखते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता आज पढ़ते हैं हम दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में? सीकर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? सीकर जिले में। सीकर जिले में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि गणेश्वर जो सभ्यता है वो एक नदी के तट पर, पहले भी अपन इस बात को पढ़ चुके हैं कि जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सारी किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हुई हैं। तो गणेश्वर सभ्यता भी एक नदी के तट पर विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर, कांतली नदी के तट पर विकसित हुई है दोस्तों। अब इसी कांतली नदी को कांटली भी कहा जाता है। इसी कांतली नदी को कांटली नदी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह जो नदी है वो एक अंतः प्रवाह की नदी है और देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव के क्षेत्र से, यानी राजस्थान में राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो घग्गर को कहा जाता है, लेकिन घग्गर शिवालिका की पहाड़ी से आती है, पाकिस्तान तक जाती है। लेकिन राजस्थान की जो नदी है ये अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अपन नदी न पढ़ करके अपन पढ़ रहे हैं सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, ये है कांटली नदी। कौन सी नदी? कांटली। इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर एक सभ्यता विकसित हुई, एक सभ्यता विकसित हुई। जो कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। अब बात करें, थोड़ा सा यहीं देख लें कि इस सभ्यता में, इस सभ्यता का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इसको। दोस्तों, कांतली नदी दिखाई दे रही है?
कांतली नदी। कांतली नदी और सभ्यता गणेश्वर। गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। अब इस सभ्यता की खोजकर्ता की बात करें, इस सभ्यता की खोज किसने की थी? तो एक व्यक्ति था रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल भी कह सकते हैं। रतन चंद्र रतन चंद्र अग्रवाल। दोस्तों इस सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? खोज गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल। अब इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसने खोज भी इसी रतन चंद्र अग्रवाल ने की और उत्खनन भी इसी ने प्रारंभ किया। रतन चंद्र अग्रवाल को ही गणेश्वर सभ्यता का उत्खननकर्ता कहा जाता है। इस रतन चंद्र अग्रवाल ने ही गणेश्वर सभ्यता पर क्या पाई थी? विजय। गणेश्वर सभ्यता पर ही विजय किसने पाई थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसी ने इसकी खोज की, इसी ने इसका उत्खनन किया। उत्खनन प्रारंभ किया था सन 1977। वैसे तो 1972 आता है, सन 1972 से 77 या 78 भी आता है कई गाइडों में, लेकिन 77 ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता पर रतन चंद्र अग्रवाल ने विजय कब पाई थी? 1977 से 72 तक। क्या पाई थी? विजय। यानी रतन चंद्र अग्रवाल के साथ इसका सहयोग करता एक व्यक्ति था विजय कुमार। कौन था दोस्तों? अगर क्वेश्चन आए और दो को सम्मिलित रूप से पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, ये दोनों ही क्या है? उत्खननकर्ता। उत्खनन करता यानी रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कहलाए। और वैसे मुख्य रूप से किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी? रतन चंद्र अग्रवाल की, यानी आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता पर क्या पाई? विजय। क्या पाई? विजय। और विजय कुमार ने इसका क्या दिया? साथ दिया। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन और खोजकर्ताओं के बारे में। कब की? सर 1972 से 1973 तक। अब देखते हैं आगे। कौन सी नदी के तट पर थी? कांतली नदी के तट पर। अब देखा इसी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को, इस कांतली नदी के बारे में थोड़ी सी बात करें अपन, तो इस कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी प्रदेश। अब देखो इस सभ्यता के और उपनामों की बात करते हैं हम कि इस सभ्यता को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखिए, ये सभ्यता
ऐसी सभ्यता है जिसने पूरे भारत को तांबे से परिचित करवाया। राजस्थान को नहीं, पूरे भारत को तांबे से परिचित करवाया। कौन सी सभ्यता ने? गणेश्वर सभ्यता ने। इसीलिए इसे भारत में ताम्र भारत में इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। आज तक हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहता है? गणेश्वर सभ्यता को। लेकिन भारत में भी सबसे पहले इसी सभ्यता के लोगों ने ये दिखाया था कि तांबा क्या है। ठीक है, तो तांबे से परिचित सबसे पहले भारत में किसने करवाया? कल गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। अब देखते हैं, बात करें कि मध्य एशिया की। दोस्तों, मध्य एशिया से इन लोगों का संपर्क था। या तो हो सकता है यहाँ से वे लोग तांबे के उपकरण लेकर के जाया करते थे। ठीक है, उसकी चर्चा भी करेंगे अपन, क्योंकि मध्य एशिया से हमें जो प्राप्त हुए हैं चीज़ें, उनमें से एक ऐसी चीज़ प्राप्त हुई है जो इस गणेश्वर सभ्यता से हमें यहाँ देखने को मिलती है। दोहरी पेचदार दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से हमें दोहरी पेचदार पिने मिले हैं। वो दोहरी पेचदार पिने और कहां से प्राप्त हुई? हमें मध्य एशिया से। ऐसी ही दोहरी पेचदार पिने हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं, जैसे कि हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? गणेश्वर सभ्यता से। इसका मतलब अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि या तो मध्य एशिया के लोग यहाँ आया करते थे या यहाँ के लोग मध्य एशिया जाया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अपन बात कर रहे थे इसके नामकरण की। उपनामों की बात कर रहे थे अपन। उपनाम, किसके? गणेश्वर सभ्यता के। तो हमने सबसे पहले तो एक बात देखी कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो एक तो ये उपनाम हो गए इसका। आगे देखो, उपनाम, एक उपनाम देखते हैं इसका। पुरातात्विक स्थलों का पुष्कर। पुरातात्विक स्थलों का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। यानी पुरातात्विक जो स्थल हैं उनका पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को।
ताम्र संचयी, ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र संचयी संस्कृति, ये दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातात्विक स्थलों का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति। अब देखते हैं आगे। गणेश्वर सभ्यता। अब इस सभ्यता के कालखंड के बारे में अपन बात करें तो हमने जब कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी उस समय भी देखा था कि एक जो समय काल का ज्ञात करते हैं, पुरातात्विक जो विविधता होते हैं वो, तो एक पद्धति चलती है कार्बन रेडियो सी पद्धति या कार्बन रेडियो 14C पद्धति जो चलती है, उससे इसके काल या समय का पता लगाया जाता है। इसके कालीबंगा सभ्यता की कालखंड की अपन बात करें कि कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की थी, तो 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता थी। यानी इसका जो कालखंड था वो 2800 ईसा पूर्व से था। और अगर बात करें तो 2000 ईसा पूर्व तक था। यानी 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इस गणेश्वर सभ्यता का कालखंड था। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखो, इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी उनके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी और कालीबंगा सभ्यता में हमने देखा था कि उस सभ्यता के लोग न्यू टेक्निकल या विज्ञान से परिचित हो चुके थे, कुछ नए नए आविष्कार करने लग गए थे, जैसे ईंटों का प्रयोग करना। कालीबंगा सभ्यता में अपन ने देखा था कि उस सभ्यता के लोग कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें बनाया करते थे। वहाँ के जो मकान के अवशेष मिले अपन उनसे ये पता लगा सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग किया करते थे। अब ईंटों का प्रयोग कौन करेगा? जिसको नए आविष्कार का पता होगा, क्योंकि ईंट बनाने के लिए अधिक नई तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका मतलब उस समय के लोगों में नए विकार उत्पन्न हो चुके थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता से पुरानी है ये सभ्यता, ये पुरानी सभ्यता है और यहाँ के लोग इतने विकसित नहीं हुए थे जितने कालीबंगा के थे। तो गणेश्वर सभ्यता पुरानी है और यहाँ के लोग इतने विकसित नहीं हुए थे कि ईंटें बना सके। ठीक है। तो इन लोगों, अब पत्थर जो होता है उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो तो पहाड़ों से अपने आप ही अपने उपलब्ध हो जाते। तो इस सभ्यता के लोग, इस गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे, उनके जो मकान थे या भवन थे, हमें जो विशेषताएं बात करते हैं इस गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उस सभ्यता के लोगों के जो भवन थे वो पत्थर के थे। गणेश्वर सभ्यता से हमें पत्थर के मकान के अवशेष मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता से हमें पत्थर के मकान के अवशेष मिलते हैं और
पत्थर के मकान के अवशेष मिले हैं, पत्थर का पुल मिला है, कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता। ये देखिए दोस्तों, हमें इस सभ्यता से पत्थर के मकान, ये देखिए पत्थर के मकान, पत्थर के मकान देखने को मिलते हैं, कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। और अन्य बात करें तो ये देखिए, इसी सभ्यता से हमें पत्थर का पुल, पत्थर का पुल भी देखने को मिलता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो नई टेक्निक से वाकिफ नहीं थे, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था। और बात करें, जितने भी अपने को वहाँ से अवशेष मिलते हैं वो सारे पत्थर के ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें आगे। हमने बात की कि गणेश्वर सभ्यता से हमें पत्थर के मकान मिलते हैं, पत्थर के पुल के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं अपन, तो इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। इसका मतलब इस सभ्यता के लोग भी धातु के युग में प्रवेश कर चुके थे। सबसे ज्यादा कहीं अगर तांबा मिला है तो कौन सी सभ्यता से मिला है? गणेश्वर सभ्यता। या सबसे पहले कहीं मिला है तो कौन सी सभ्यता से मिला है? गणेश्वर सभ्यता। ज्यादा की अगर बात करेंगे अपन तो उसके बाद में तो कई प्रकार से खुदाइयां हुई और कुछ स्थान ऐसे मिले जहां बहुत सा तांबा के अवशेष मिले हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जो तांबे के अवशेष मिले हैं वो हमें गणेश्वर सभ्यता से ही देखने को मिले। देखिए, इसीलिए इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब देखते हैं, इस सभ्यता से हमें सबसे पहले तांबे के अवशेष मिले हैं। और बात करें तो यहां क्या मिला है? मृद भांड मिला है। मृद भांड, इस सभ्यता से मृद भांड मिले हैं। इस सभ्यता से मृद भांड मिले हैं जिन्हें जिन्हें कृपण जिन्हें कृपण वर्णी कहा जाता था। कृपण वर्णी कहा जाता था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी सभ्यता के मृग भांडों को कृपण वर्णी कहा जाता था? कौन सी सभ्यता के? गणेश्वर सभ्यता के। यानी गणेश्वर सभ्यता में जो मृद भांड मिले हैं उनको कृपण वर्णी की संज्ञा दी गई थी। कृपण वर्णी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं और उस सभ्यता से क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, उस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। अपने को कालीबंगा सभ्यता जब अपन ने पढ़ी तो इस बारे में अपन ने चर्चाएं नहीं की। हालांकि कालीबंगा सभ्यता में इतना अवशेष मिला है, हमें इस बात की अपन ने बात की थी कि उस सभ्यता के लोग बलि प्रथा पर, या उस सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलित थी। लेकिन इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि उस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। लेकिन कालीबंगा के अलावा जो अपन आज पढ़ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। यहां के लोग मांसाहारी थे।
थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। अब सर इस बात का पता कैसे लगा कि इस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे? उनके खान पान को कैसे अपन ने देखा? कोई देखने तो गया था नहीं कि यहाँ के लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे। लेकिन बात करें कि इस सभ्यता से हमें एक ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, वो भी तांबे का। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब वो लोग जब मछलियां पकड़ते थे तो ऐसा तो है नहीं आज के जैसे शीशे में फिट किया और उसको सजावटी तौर पर रख लिया मछलियों को। ठीक है, क्या किया करते थे वो लोग? पूजा वगैरह वो करते नहीं थे कि मछलियों की पूजा करने के लिए पकड़ रहे हैं। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे, यानी मछली पकड़ने का कांटा हमें वहां से मिला है, वो भी किसका? तांबे का। और देखते हैं और उस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। तांबे का तीर, तांबे का तीर प्राप्त हुआ है। अब तांबे का तीर प्राप्त हुआ है, इससे भी अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग मांसाहारी थे। तीर किस काम आता भाई? किसी न किसी को जानवर को मारते थे, या हो सकता है युद्ध में प्रयोग करते थे। लेकिन उस जमाने के लोग क्या जानते होंगे युद्ध? ठीक है, क्योंकि इतनी जनसंख्या थी नहीं कि किसी कारणवश वो लड़ते, वो तो वैसे ही आदिवासियों की तरह रहा करते थे, तो क्या युद्ध करेंगे। लेकिन अपने जीवन को आगे तक चलाने के लिए, अपना पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो खाते तो थे, ये तो अवश्य क्लियर बात है। तो वे लोग तीर का प्रयोग कहाँ किया करते थे? किसी पशु या जानवर को मारने के लिए। और इससे ये सिद्ध होता है कि उस सभ्यता से हमें तीर की प्राप्ति हुई, वो भी तांबे के तीर की। तो वो लोग जरूर शिकार किया करते होंगे, और शिकार किस लिए करते थे? अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, और इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं वो देखो। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी और दोहरे पिन के बारे में अपन ने बात कर ही ली है कि इस सभ्यता से हमें दोहरे पेच वाली पिन प्राप्त हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। चलो अब देखो, और भी अन्य बात करें तो लगभग 2000 प्रकार के तांबे के उपकरण या औजार हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? आराम से देखिए, ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं और ये पेवर यानी शुद्ध तांबे से निर्मित हैं। ये औजार हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और इन औजारों से ये स्पष्टीकरण होता है कि इस सभ्यता के लोग तांबे से वाकिफ थे। अब बात करें शुद्ध तांबे की, तो इन औजारों में 99%
यानी 99% क्या है, तांबा है। इन औजारों में कितने परसेंट तांबा है, 99%। इसका मतलब इस सभ्यता के लोग शुद्ध तांबे का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब सीधी बात है कि इस सभ्यता के लोग मिश्रण से अपरिचित थे, यानी उन्हें किसी धातु को मिक्स करना नहीं आता था, यानी वे किसी दो धातुओं को या तीन धातुओं को मिला करके अन्य धातुएं बनाने की विधि नहीं जानते थे, यानी उनमें टेक्नोलॉजी का अभाव था। इसीलिए इस सभ्यता के लोगों के जो औजार मिले हैं, जैसे आप देख रहे हैं, उनमें कितने परसेंट तांबा था, 99%, यानी पेवर शुद्ध तांबे के औजार बनाया करते थे। ये देखिए दोस्तों, लगभग कहा जाता 2000 प्रकार के औजार वे लोग बनाया करते थे, यानी उनके पास थे कोई छोटी पिन, बड़ी पिन, उससे बड़ी पिन, ठीक है, कुल्हाड़ी, बड़ी कुल्हाड़ी, उससे बड़ी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, बड़ा कांटा, ऐसे 2000 प्रकार के औजार इस सभ्यता के लोगों ने विकसित कर लिया था। लेकिन वो भी सारे किसके थे, तांबे के। सारे के सारे औजार किसके थे, वही तांबे के, तांबे के, ठीक है, तांबे के। उनमें भी तांबा कितने परसेंट, 99%। चलो आगे देखते हैं। यहां तक अपन ने बात कर ली कि उस सभ्यता में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या क्या मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करें कि इस सभ्यता के लोगों के पास तांबा कहां से आता था। इन्होंने तांबे के बारे में जानकारी तो दी, लेकिन इस सभ्यता के लोगों के पास तांबा कहां से आता था। तो देखो, यह सभ्यता कहां विकसित हुई, सीकर में, या बात करें कांतली नदी के तट पर, सीकर के पास में ही। वर्तमान बात करें तो एक जिला पड़ता है झुंझुनू। कौन सा जिला दोस्तों, झुंझुनू, झुंझुनू। और वहां एक स्थान है खेतड़ी, खेतड़ी, जो पूरे राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है, खेतड़ी से। सर्वाधिक तांबा कहां से प्राप्त होता है, खेतड़ी से। और एक स्थान है अलवर में, अलवर में खोदरीबा, खोदरीबा, खोदरीबा। इन दोनों स्थानों से गणेश्वर सभ्यता के लोगों को क्या प्राप्त होता था, तांबा। अब देखो, सर्वाधिक तांबा कहां से प्राप्त होता है, खेतड़ी से। तांबे की जानकारी सबसे पहले किसने दी, गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता को। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है। तो देखना, सबसे पहले तांबे की खोज या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। तो इसके आधार पर कभी इस क्वेश्चन का आंसर ये मत दे देना कि ताम्र नगरी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। नहीं, ताम्र नगरी कहा जाता है, ताम्र नगरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ताम्र नगरी, ताम्र जिला, ताम्र जिला और ताम्र ताम्रयुगीन सभ्यताओं
सभ्यताओं की जननी। तीनों क्वेश्चन के आंसर अपन देखते हैं। ताम्र नगरी, ताम्र जिला, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखिए, ताम्र नगरी कहा जाता है आहड़ को। नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आहड़ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। लेकिन ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को। ताम्र जिला झुंझुनू को। ताम्र जिला कहा जाता है झुंझुनू को, क्योंकि झुंझुनू में ही वह स्थान है जहां से पूरे राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्खनन होता है, और वो भी कौन सा? खेतड़ी। कौन सा क्षेत्र? खेतड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो ताम्र जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को। और ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे किसी अन्य सभ्यताओं को साथ।